Hello, Assalamualaikum viewers. Welcome to a new session, new podcast at the Legal Junction. आज की हमारी guest is a legal superwoman. As उनका काफ़ी experience रहा है criminal litigation में in terms of dealing with white as well as blue collar crimes. She had been inducted from the year 2017 until 2019 by the Sindh High Court for death penalty cases as a defense attorney. Then she had also been inducted as a special prosecutor in NAB cases until 2022 when then she came in to be as a partner at Akbar Sarki Ali and Co. law firm. Apart from that, मिस फराह खान यूसुफजई जो हमारी आज की गेस्ट हैं शी ऑल्सो हैज़ बिन द सीनियर लीगल रिसर्चर एज वेल एज द लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट्स पर्सन फॉर द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस. उन्होंने काफ़ी कोलैबोरेट किया है विद ICRC, ज़ैबिस्ट एंड द सिंध मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ and has successfully legislated the law protecting healthcare workers. Miss Yousafzai is also the co-author for the Medico-Legal Digest, Pakistan's first book on forensic science. Is introduction से ही it is very evident that today's topic is going to be medical negligence and laws pertaining to that. As we have seen around us के काफ़ी ऐसे cases आते हैं, काफ़ी ऐसी situations आती हैं, arise होती हैं on a day-to-day basis जहाँ पे medical के हवाले से there is a lot of ambiguity, there is a lot of confusion and there is a lot of uncertainty as to law क्या कहता है. अगर आपका डॉक्टर आपका कोई अदर हेल्थ प्रोफेशनल है उनसे कोई नेग्लिजेंटली कोई ऐसी गलती हो जाए सो वेदर इज इट क्लेमेबल अंडर अ लॉ और नॉट. So for this, stay tuned and we will be now in conversation with our guest, Miss Advocate Farah Khan Yousafzai. Farah Khan Yousafzai is with us here. तो मैम हम यही डिस्कस कर रहे थे अबाउट योर एक्सपीरियंस इन द मेडिको लीगल फील्ड. तो उस हवाले से सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है. मेडिकल नेग्लिजेंस के डिफरेंट वेरिएशन हैं. अगर हम इसको प्योरली लीगल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से देखें और समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर स्पेसिफिकली ऐसा कोई ऑफेंस या ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो ये कहता है कि फलाना एक्ट जो है वो मेडिकल नेग्लिजेंस का एक्ट है. ये बाय कंस्ट्रक्शन है. कुछ कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिनको कह दिया गया है कि जी अगर आप ये किया तो वो कत्ल सबब के ज़िम्मे में आएगा या कत्ल ख़ता के ज़िम्मे में आएगा या और भी जो हर्ट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो उनके ज़िम्मे में आएगा. अब उसके अंदर चूँकि मेडिकल एक्सपर्ट्स एक एक्सपर्ट कैपेसिटी के अंदर लोगों को ट्रीट करते हैं और बॉडी इंजरीज हो सकती हैं या डेथ कॉज हो सकती है तो उसके अंदर डिफरेंट चार्जेस हैं जो वो फेस कर सकते हैं जिसमें हर्ट के सेक्शंस हैं और जिसके अंदर जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट या प्रॉब्लमसम सेक्शंस हैं वो कत्ल ख़ता और कत्ल सबब के हैं. लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के अंदर जो मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस होते हैं उसके अंदर एक कॉन्ट्ररी जुरिस्डिक्शन जो है वो फेटल एक्सीडेंट एक्ट के अंदर है, जिसके अंदर आप सिविल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हो कॉम्पनसेशन ना. So there are two parallel jurisdiction going on. There is one criminal aspect of medical negligence and then there is a civil aspect of medical negligence. But if you ask specifically like for example theft का section मौजूद है उसमें theft की definition दी हुई है. इस तरह से medical negligence का कोई section मौजूद नहीं है ना ही उसका कोई definition provide किया गया काम. So there is no one particular case जहाँ से हमें definition मिले लेकिन through jurisprudence two case laws ही develop हुआ. एंड एज यू करेक्टली मेंशन कि इसकी दो डिस्टिंक्टिव वेरिएशंस है. एक सिविल नेग्लिजेंस है मेडिकल नेग्लिजेंस एंड वन इज अंडर द क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस. राइट मैम इसके हवाले से तो फिर वी वुड लाइक टू नो हाउ I mean, obviously, because civil and criminal medical negligence are two different sorts of negligences. तो इनका determining factor या what is the elements of each या तो फिर criminal या तो फिर civil की जो satisfy करने ही होते हैं for a claim like that to apply. So for the longest period of time हमारे पास ना determining factor मौजूद नहीं था. फिर एक जस्टिस मुनीब की ऑथर जजमेंट है 2014 की सिंध हाई कोर्ट की जिसके अंदर फाइनली जाकर उन्होंने कुछ इंडियन जुरिस्प्रूडेंसी केसेस अडॉप्ट किए और उन्होंने उसके अंदर डिटर्मिनिंग फैक्टर बताया और उन्होंने कहा कि ग्रॉस एंड रेकलेस नेग्लिजेंस
would be the criteria of medical negligence. So the complainant has to prove in the court of law that the doctor was grossly and criminally negligent while treating the person, right? अब ये तो क्रिमिनल का क्राइटेरिया है। जब सिविल का क्राइटेरिया के हम बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये कहते हैं कि एनीथिंग विच ब्रीचेस द ड्यूटी ऑफ केयर। सो इफ द डॉक्टर हैज फेल्ड टू परफॉर्म विद इन द ड्यूटी ऑफ केयर, यानी उसने अपनी जिम्मेदारी, अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी पूरी नहीं की, क्या अगर उसकी जगह कोई और डॉक्टर होता तो अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी को किस तरीके से पूरी करता, तो उसके अंदर क्राइटेरिया सिविल केसेस के अंदर वो क्राइटेरिया। अब चूंकि ये क्राइटेरिया बहुत सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर बेस करता है, देयर इज नो ब्लैक एंड वाइट, तो उसकी वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज व्हेन यू गो टू कोर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रायल वोर्स हैं उनके पास ये डिटर्मिनेट फैक्टर नहीं है कि व्हाट अमाउंट्स टू ग्रॉस एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस। फॉर दैट यू नीड टेंजिबल एविडेंस टू शो के दैट यू नो द इस डॉक्टर ने इतनी गैर जिम्मेदारी से ट्रीट किया। इसके अक्सर हम एग्जाम्पल, जब मैं इस किस्म की केसेस डील कर रही होती हूँ तो मैं ज़्यादातर अभी हेल्थ के स्टैब्लिशमेंट की करती होती हूँ, तो उसका हम अक्सर पोस्ट को एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए वॉस एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऐसे केस में जिसमें डॉक्टर ने, सर्जन ने पेट में कैंची छोड़ दी, ये तो बड़ी इसकी जाहिर सी बात है कि ये ग्रॉस एक्सेस, राइट। लेकिन एक ऐसा केस जिसमें एक रेयर ऑफ द रेयर बीमारी को ट्रीट करते हुए डॉक्टर ने वो मिस्टेक कमिट कर दी, और वो मिस्टेक मेडिकल लॉ में रिकग्नाइज्ड मिस्टेक है कि ये कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकती, तो उस कॉम्प्लिकेशन को आप नेग्लिजेंस नहीं कह सकते। ओ बट प्रॉब्लम ये आती है कि आप ये कोर्ट को समझाइए, या मतलब प्रॉब्लम ये आ जाती है वेयर टू ड्रॉ द लाइन। यस, वेयर टू ड्रॉ द लाइन, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये दो अलग अलग चीज, लॉ और मेडिसिन का दूर दूर तक एक दूसरे से ताल्लुक में। एथिकल सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि एथिकल डिलेमास हम डील करते हैं एज अ लॉयर, बट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इन टर्म्स ऑफ हैविंग द रियलिटी ऑफ मेडिसिन, या सही डिफिकल्ट कि आप उसको समझें। इवन अगर आप रिसर्च करने में बैठे हैं, जैसे मेरे पास अभी एक रिसेंटली हमने एक केस चलाया और उसके अंदर वो अब टोटल हो चुका है, तो उसमें एक बड़ा ही अजीब सा मसला था, उसमें पेरिटोनियल टैप नाम का ही लफ्ज़ था। अब वो जज साहब को समझ ही नहीं आया कि पेरिटोनियल टैप और इंजेक्शन में क्या फ़र्क है। I had to show him a YouTube video. Okay, so that and this are injections where you inject something that is an injection. Tapping is just tapping, right? जैसे हम डायबिटीज में टैप करते हैं। अब मुझे तो समझाने के लिए हेल्थ केयर वाले बैठे हुए, तो उन्होंने मुझे पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया था। जज साहब के पास भी चीज़ें नहीं क्लियर, और प्रोसिक्यूशन इन्हीं ग्रे एरियाज का फायदा उठाते। सो बेसिकली आई थिंक मेडिकल नेग्लिजेंस का काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्रीट तरीके से ना होना, हम ये भी रीज़न कर सकते हैं इट्स बिकॉज लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज एंड अवेयरनेस टू जजेस एंड लॉ ऑफिसर्स एज वेल, जिसकी वजह से फिर शायद वो केसेस उस लेवल से शायद नहीं मूव फॉरवर्ड होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और जो चीज़ है ना, तो आई थिंक अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। केसेस कोर्ट में बहुत बाद में प्रोसीड होते हैं, केसेस पहले इन्वेस्टिगेट हो। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की। पुलिस के पास दौरान तफ्तीश ऐसे बहुत सारे इख्तियारात हैं जो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती। जो पुलिस रूल्स हैं उसके अंदर बाकायदा एक प्रोविजन है कि आप टेक्निकल सपोर्ट मांग सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट या स्पेशलाइज सपोर्ट आप मांग सकते हैं। अब अगर एक आपके पास एक केस है जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के एस्पेक्ट हैं और आप एम्पावर्ड हैं अंडर द लॉ कि आप टेक्निकल सपोर्ट मांगिए, तो आप एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किसका जो आपको असीस करेगी ये वाकई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है नहीं। तो मेरे ये पुलिस जो है किसी की वकील नहीं, पुलिस का काम है असल फैक्ट्स डिटर्मिन कर। जो अग्रीव पार्टी होती हैं जिनके लव वंस को नुकसान हो जाए या खुदा खास्ता उनका इंतकाल हो गया बिकॉज ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट, वो तो ऑलरेडी एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर, उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो रैशनलाइज करें सिचुएशन को, दैट इज वेरी unfair. And yes, that is difficult all these issues. They also need a resolution of their thoughts. So उनको भी एक मनते के अंजाम तक पहुंचने के भी हुआ क्या था। कई न्यूट्रल पार्टी जो कोई चीज़ समझा सकती है वो तो इन द शेप ऑफ अ मेडिकल बोर्ड हो नहीं तक। तो आई थिंक यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम हमारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनके जो अपने जायज़ इख्तियारात उनको कानून में दिए हैं वो उनको इस्तेमाल करने से इतना शर्माते हैं, या शर्माना तो मेरे ख्याल से आई थिंक आई ट्राई टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, बट द प्रॉब्लम विद द लॉ एनफोर्समेंट इज दैट दे जस्ट डोंट वांट टू मेक एन एफर्ट। Yeah, and once they don't make an effort, simultaneously the prosecution doesn't make an effort, and then why would you judge me?
या सो बेसिकली इट्स मोर सो लाइक अ डोमिनो, क्योंकि पहला जो स्टेप है जो इन्वेस्टिगेशन कर वो ही करे कि हाँ टू इट्स फुल कैपेसिटी नहीं हुआ, तो फिर आगे वो कैरी फॉरवर्ड ही हो जाता है। एग्जैक्टली। तो मैम अगर फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल मेरी किसी फैमिली मेंबर का समथिंग हैपेंस, समथिंग गोज रॉन्ग एंड उनकी डेथ हो जाती है फॉर एग्जांपल। सो अगेन स्पीकिंग ऑफ द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा इमोशनल एलिमेंट भी है, सारा कुछ है। व्हाट शुड बी माय वे फॉरवर्ड? आई मीन मैं कोर्ट पे जाऊँ, मैं किसी और कोई फोरम है वहाँ मैं जाऊँगी, मैं केस बनाने व क्या विल आई बी डिसाइडिंग कि वेदर मुझे क्रिमिनल नेग्लिजेंस की तरफ जाना है, वेदर मुझे सिविल नेग्लिजेंस की तरफ जाना है? व्हाट वुड बी माय पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट कि जब मैंने अपना कोई लव्ड वन खोया है, उससे आगे व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ एक्शन? Prior to 2030, the course of action was basically the decision of the aggrieved party. They would decide which remedy they want to resort. And mostly they used to resort both remedies. They would file a civil suit for damages and they would also file FIR. लेकिन 2014 में 2013 में सिंध हेल्थ केयर कमीशन के नाम से एक कमीशन बना दिए और उस कमीशन उसके एक्ट के अंदर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर और हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स को एक इम्यूनिटी मिल गई कि आप डायरेक्टली उनके खिलाफ में कोई एफआईआर या कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग डायरेक्टली कोर्ट में नहीं फाइल कर सकती जब तक कि कमीशन ना डिटर्मन करे कि नेग्लिजेंस हुई है या नहीं। अब ये कहने इससे काफ़ी लोगों को इबराज भी होता है, कोर्स को ये कहते हैं कि ये तो जी डोमिनेंस है अस्पतालों की या डॉक्टर्स, लेकिन ये एक तरह से सही भी है। तो हम अभी टेक्निकल सपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर आपके पास कमीशन की रिपोर्ट है जो कैटेगोरिकली कहती है कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है, तो डॉक्टर वाज लेटस बी एंड क्रिमिनली नेग्लिजेंट, यू डोंट हैव टू डू मच with report. You will just have that report. Let's so you this is open and shut case and you have an expert evidence. You see when the commission sits and examine, वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम फैक्ट असर्टन नहीं कर रहे होते, वो लॉ असर्टन कर रहे होते हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डीएनए की रिपोर्ट लेकर आई और डीएनए एग्जामिनर ने बोला कि ये डीएनए इससे मैच होता है, इट इज़ नो क्वेश्चन, या ठीक है। तो कमीशन के पास जाकर अगर आप कमीशन के पास से अपना केस रिव्यू करा लेते हैं और कमीशन आपको एक सिचुएशन को हल करके दे देता है, जी ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, द डॉक्टर वाज हैंडलिंग द केस अनप्रोफेशनली या उसने प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की है। अब सिंध हेल्थ के कमीशन के दो जुरिस्डिक्शन थे या दो पावर्स हैं। सिंध हेल्थ के कमीशन मेडिकल नेग्लिजेंस भी डिटर्मिन करता है और सिंध हेल्थ के कमीशन इंडिविजुअली डॉक्टर को फाइन भी करता है। ओके, कि वो डॉक्टर को सलाह भी देगा और फिर पीएमडीसी को भी लिखे कि जी ये डॉक्टर ने क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है। एक दफ़ा जब लिटिगेंट्स को या अग्रीव पार्टीज को उस कोरम से एक डेफिनेटिव ऑर्डर मिल जाता है, तो उसके बाद चीज़ें बहुत एक जिसे कहते हैं ना तसलसल के साथ और विदाउट एनी हर्डल कोर्ट के अंदर पेश हो सकती हैं। सो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप वुड बी गोइंग टू द कमीशन, presenting your case before the commission, because commission operates in this way कि इनके पास एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है। अगर आपका सर्जरी से रिलेटेड केस था तो सर्जिकल एक्सपर्ट बैठे हुए होंगे, अगर आपका न्यू नेटल से रिलेटेड केस था तो न्यू नेटल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हों। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं डिसाइड कर रहा, वो वहाँ बैठ के पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स डिसाइड कर रहा होगा by looking into each and every document of the healthcare establishment, and once they give their finding, it's a detailed finding, it's not one word or two word, it's a very detailed finding, कहाँ कहाँ अस्पताल ने गलती की, कहाँ कहाँ डॉक्टर ने गलती की। तो आई थिंक दैट गोज अ लॉन्ग वे इफ दे डायरेक्टली अप्रोच टू द कमीशन, और उसके बाद वो आपकी रेमेडीज करना एफआईआर भी काट सकते हैं, उसके बाद वो सिविल सूट में जा सकते हैं डैमेजेस के लिए, अगर उनको लगता है कि उनको डैमेजेस मिलने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि एक कमीशन के पास एक लिमिट है फाइन करने की, वो 5 लाख से ऊपर काम नहीं कर सकते। ठीक है, आई डेट था ओनली वाइन अंडर फायर। ठीक है। मैम इनसे आई थिंक आई हैव टू क्वेश्चंस। तो नंबर वन मेरा क्वेश्चन ये होगा, सो इज़ इट रियली नेसेसरी कि हम इंडिविजुअली जो आपका मेडिकल ऑफिसर है हम उनके अगेंस्ट भी कमीशन में जाएं, या विल दिस बी कमीशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी देन कि फिर वो उनको अंडर द एम्बिट अंडर द फैक्ट के क्योंकि उन्हीं मेडिकल ऑफिसर ने आपके साथ एंगेज किया था, तो फिर they have the discretion to also bring the person in question in the equation. So if I understand correctly, what you mean is कि if you file a complaint, अगर आप एक डॉक्टर के खिलाफ में कंप्लेंट करते हैं, नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कमीशन के पास मैंने स्टैब्लिशमेंट मैंने हॉस्पिटल के लिए कंप्लेंट की, और वैसे तो जैसे लाइक वी वर टॉकिंग, तो आपने कहा कि आप इंडिविजुअल्स के लिए जो डॉक्टर हैं आप उनके लिए भी कंप्लेंट करें।
लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने इस्टेब्लिशमेंट के लिए की और मैं डॉक्टर के लिए या जो भी इंडिविजुअली है क्लेमेबल, मैं उनके लिए नहीं करती. सो इज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमीशन टू ऑल्सो ब्रिंग द इंडिविजुअल इन द इक्वेशन, या तो मैं ही जितनी आपकी कंप्लेन है नो नो नो, दे विल कॉल द डॉक्टर. ओके. वो डॉक्टर को एग्जामिन करेंगे जिसकी ट्रीटमेंट दिया है. तो बगैर डॉक्टर को तो एग्जामिन किए पॉसिबल की पायर एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकती. चीज ये सी अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर टू डिफरेंट डेफिनेशन. मेडिकल नेग्लिजेंस इज ऑफ अ डॉक्टर, मैल एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफ हॉस्पिटल. मैल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी रेयरली अ क्रिमिनल ऑफेंस. कि मेडिकल नेग्लिजेंस इज बिकॉज हॉस्पिटल कैन नॉट बी नेग्लिजेंट टू दैट लेवल से वो बंदा मर जाए अनलेस ऑक्सीजन खत्म हो जाए और अस्पताल ऑक्सीजन के सिलेंडर में अभी फिल कर रही है, ठीक है, तो वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है. तो उस मैल एडमिनिस्ट्रेशन को कमीशन का स्कोप बहुत बड़ा है. कमीशन अस्पताल को भी लायबल करता है और डॉक्टर को भी लायबल करता है, चाहे आपने स्पेसिफिकली डॉक्टर के खिलाफ क्लेम किया हो या ना ही किया हो. एंड सिमिलरली चाहे आपने अस्पताल के खिलाफ स्पेसिफिकली क्लेम किया हो या ना किया हो, और आपसे पर डॉक्टर के खिलाफ गए लेकिन उनको लगे कि नहीं इधर तो अस्पताल की भी गलती है, अस्पताल को ध्यान देना चाहिए था, वो अस्पताल को भी फाइन करेंगे. नर्सेज की भी गलती है, नर्सेज ने नहीं नोटिस किया, वो नर्सेज को भी फाइन करेंगे. तो उनका तो स्कोप बहुत ज़्यादा है. सिर्फ हेल्थ केयर कमीशन एक्ट डील्स विद हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट विच इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स, होम्योपैथिक क्लिनिक्स, ओपीडीज, प्राइवेट ओपीडीज, एटी थे. इवन जो हकीमी टिप्स के वाले जो जमा एक्यूपंक्चर, वो सारी चीज़ें इनमें इसमें आती हैं. सो मैम उनका भी क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन इज सिमिलर टू द वंस जैसे होम्योपैथिक या ये देयर वाज अ लॉन्ग डिबेट ऑन दिस इन जूरिस्प्रूडेंस एज वेल कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आप होम्योपैथी और इसके इक्वल नहीं कंपेयर कर सकते. तो जब ये सिंध हेल्थ कमीशन एग्जामिन करता है तो विल इट बी एग्जामिनिंग जो भी अदर रेमेडीज हैं जो होम्योपैथी ले लें या रेमेडीज आप एक तरीके से बोल सकते हैं, आर दे बीइंग जज विद द सेम क्राइटेरिया कि किसी कोई मेडिकल एक्सपर्ट जिस तरीके से वो So they will call all the experts, relevant experts of that field. Any problem. If for example हिकमत का किसी ने कोई इलाज कराया और to that didn't work and the person suffered something के लिए, so they will only be calling Hakims. कि zero उनका code होगा which will size. And then also the commission applies on nurse and paramedical staff. क्योंकि नर्सेज भी अंडर रजिस्टर्ड है, पैरामेडिकल स्टाफ भी रजिस्टर्ड है, पूरी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है. तो इट्स अ वेरी होलिस्टिक बॉडी व्हिच एग्जामिन्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केस. राइट. तो इट्स नॉट जस्ट कि आपका अगर क्लेम करते वक्त आपसे कुछ रह भी जाए सो द कमीशन इज गोइंग टू कम एंड वो मेक श्योर करेगा कि हर एलिमेंट कवर्ड है एंड फिर होलिस्टिकली एक रिपोर्ट ऐसी है. राइट. और मैम जैसे हम ये ही डिस्कस कर रहे थे कि वैसे तो यू कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट लेकिन इट्स बेटर कि पहले आप कमीशन के पास हैं बिकॉज बिग दैट आपके पास एविडेंस आती है. तो मैम अगर मैं ऐसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल कोई नहीं जाता कमीशन के पास एंड यू नो द ओनली रेमेडी दैट दे थिंक इज अवेलेबल टू देम इज द कोर्ट्स, तो फिर उस टाइम पे मेडिकल नेग्लिजेंस क्लेम अपना पुट फॉरवर्ड करने के लिए व्हाट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ on the prosecution in criminal cases and similarly what is the ratio or the criteria for civil cases. तो प्रोसिक्यूशन का बर्डन ऑफ प्रूफ इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. उनको अपना केस जो है बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट प्रूफ करना पड़ेगा. और अगर उनके पास एक्सपर्ट टेस्टिमनी नहीं है तो फिर दे उसमें वो फिर रिलाई करेंगे आई विटनेस अकाउंट के ऊपर या दूसरे सपोर्टिंग एविडेंस के ऊपर जो शायद बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस को इस्टेब्लिश ना कर पाओ. सिविल के अंदर जो है वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के. सो दे यू जस्ट हैव टू एस्टेब्लिश के ड्यूटी ऑफ केयर रीच हुई है नहीं. सो यू कैन रिलाई ऑन डिफरेंट स्टडीज़ और जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल की, या आप वहाँ पर एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट बुला के एग्जाम में करवा सकते हैं ड्यूटी ऑफ केयर स्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे है. लेकिन मसला आता है क्रिमिनल केसेस के अंदर जहाँ पे आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव करी. अच्छा यहाँ पे एक जो चीज़ है ना, जो लोग मेडिकल नेग्लिजेंस या मैल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आई हैव अ प्रैक्टिस इन दिस फील्ड. वन ऑफ द थिंग्स दैट हम जो रियलाइज़ नहीं करते लॉयर्स खास तौर पे वो ये कि अगर आपके खिलाफ जजमेंट आ गया तब आप हार गए इनिशियल ट्रायल में केस और आपके सिविल केस भी किया हुआ है, और दो इट विल नॉट, कानून तो ये कहते हैं कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, उसकी परस्यूर से वैल्यू तो होती है. करेक्ट. और उस पर यूज़ करते हैं कि जी देखें मुझे तो कोर्ट ने बरी कर दिया, इतनी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ऊपर पर कोई क्लेम सिविल ने भी नहीं जाया था. तो फिर वो सिचुएशन जो है वो काफ़ी हार्मफुल लगती है.
आई थिंक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है लॉयर्स का भी, जब उनके पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनको देखना चाहिए कि नहीं वाकई का क्रिमिनल एलिमेंट का केस है या नहीं। अगर वो क्रिमिनल एलिमेंट का केस ना हो, जस्ट टू एग्जर्व प्रेशर ऑन द हेल्थ केयर कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की, देखिए हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट का सबसे पहले ख्याल क्या आता है, हमारा डॉक्टर अरेस्ट ना, भी अगर वो अरेस्ट हुए तो लॉस ऑफ रेपुटेशन होगा, मीडिया ट्रायल होगा, जो वो नहीं था। और उसी चीज़ को जो है वो लॉयर्स अनफॉर्चुनेटली या लिटिगेंट्स जो चाहते हैं कि कोई प्रेशर क्रिएट हो, तो वो उस प्रेशर को बढ़ाने के लिए वो उसी एंगल में ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, तो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट जो है फिर वो केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ आता है कि जी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी केस में नहीं है कोई एलिमेंट, तो इट्स बेटर कि आप सिर्फ सिविल के साथ मूव फॉरवर्ड करें रादर देन आल्सो इंक्लूडिंग अ क्रिमिनल एक्टिविटी दैट। ओके मैम, कमिंग फॉरवर्ड विद द फैक्ट कि ऑब्वियसली मेडिकली जो हम ऑन काउंटर प्रिस्क्रिप्शंस भी ले रहे होते हैं या डायग्नोसिस भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं मेडिकल नेग्लिजेंस, अगर नॉट डायग्नोज करेक्टली और नॉट गिवन द करेक्ट मेडिकेशन, डज फॉल अंडर मेडिकल नेग्लिजेंस। सो इन क्लेम्स के लिए जिन पे प्राइमरी कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई मेजरली कोई कोई स्टैब्लिशमेंट या कोई हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं है, सो मैम इज इट बेटर टू हैव अ क्लेम अंडर द सिंध हेल्थ कमीशन, या तो पे कंज्यूमर लॉज या कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स की तरफ ज़्यादा जाना बेहतर होगा? आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट की तरफ भी जा सकते हैं, बट देन अगेन वही सवाल आ जाता है कि हाउ वुड द कोर्ट नो कि दिस वाज नॉट अ राइट प्रिस्क्रिप्शन। ज़रूर, इफ यू गो टू द कमीशन विल हेल्प यू, दिस इज नॉट टू बेटर माइंड कि मतलब वो ही तो बताएंगे, तो ये एग्जैक्ट, क्योंकि आप तो प्रिस्क्रिप्शन अगर रूबरी के ऊपर देख के जा रहे हैं कि जी मुझे गलत प्रिस्क्रिप्शन दिया है और गलत डायग्नोज किया है मुझे, तो आप एक्सपर्ट तो नहीं है ना, तो कोर्ट आपकी बात क्यों मानेगी अदर देन दे हियर इट फ्रॉम एन एक्सपर्ट एंड वंस द एक्सपर्ट से कि भाई ये दिस इज़ नॉट द राइट मेडिकेशन। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ है, ये एथिकल डिलेमा है। रेप के सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा है, आपने अक्सर नोटिस किया होगा। अगर फैमिली के अंदर कोई डॉक्टर होता है तो उसको रैंडमली फ़ोन करके बोलता है बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कल से थे आप दवाई दे दो, आप बोलोगे अच्छा खाना खाया था, अच्छा पेट सख्त तो नहीं हो रहा, ओहो अच्छा ये दवाई दे दो, लाइक विदाउट एग्जामिनिंग द चार्ट। दिस इज द फर्स्ट रूल इन द बुक ऑफ मेडिसिन, नेवर प्रिस्क्राइब विदाउट एग्जामिनेशन एंड करेक्ट हिस्ट्री। आपने तो हिस्ट्री ले ली उस बच्चे की, पर अगर आपने हिस्ट्री नहीं ली उस बच्चे की तो आप उसको कैसे प्रिस्क्राइब? तो ये जो हम करते हैं ना, या सोशल मीडिया के ऊपर आपने अक्सर देखेंगे या छोटे-छोटे वीडियोस बना रहे होते हैं, एक हुआ तो ये खा में डॉक्टर मुझे डर्मेटोलॉजी का इशू है, मैं क्या करूँ? और वो कहती हैं आप ये लगा लें, ऑइंटमेंट लगा लें, फलाना कर लें, और नीचे छोटा-सा हमारा लिखा हुआ होता है प्लीज़ कंसल्ट विद अ कंसर्न डॉक्टर। सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज ट्राई टू फूल द मासेस हू माइट नॉट बी एबल टू रीड दैट डिस्क्रिप्शन, या पर उन्होंने सिर्फ आपकी एक बात सुनी और उन्होंने इसके ऊपर अमल कर लिए। तो ये जो है ना, ये बेसिकली एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है डॉक्टर्स का, और जिसके ऊपर कमीशन इनको प्रोफेशनल नेग्लिजेंस या प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट के लिए फाइन के लिए यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। राइट। सो एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ कि आपका वीडियो के थ्रू हो, फोन कॉल्स के थ्रू हो, इन पर्सन हो, ऑल ऑफ दैट कम्स इन द एबिट। अगर यहाँ पे कहीं पे आपको पता है कि आपके कुछ बोलने से द पर्सन इज गोइंग टू एक्ट अपॉन इट, तो वो डायग्नोसिस के There is actually a thin line. So during COVID, most of the hospitals, bigger hospitals have established e-clinics, and they started consultation over this. अब उस consultation के अंदर भी they will never prescribe. Okay, if the symptoms are not very generic, they will never prescribe. They will only prescribe when they have the MRI. जो आप पहले को दिखाए हुए हैं, आखिर सारे टेस्ट कराए हुए हैं उनके पास, और उनके पास आपकी कोई MRI है तब वो प्रिस्क्राइब करेंगे। वो शायद आपको फ़ोन पे कंसल्टेशन दे दे। फॉर एग्जाम्पल आई गिव एन एग्जाम्पल, भी अभी डेंटल सर्जरी हुई थी, ठीक है। अब वो डेंटल सर्जरी वाज नॉट सपोज्ड टू बी दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट इट जस्ट बिकेम वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन। सो आई वाज नॉट सपोज्ड टू बी इन दिस मच ऑफ के, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि जैसे-जैसे एनेस्थीसिया वेयर ऑफ होना शुरू हुआ, तो जो मुझे इंस्ट्रक्शन थी कि इतना दर्द होगा, वो कमर अनबियरेबल तक था। तो मैंने अपने डॉक्टर को ईमेल किया कि अगर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये तो अब मैं ये बर्दाश्त, अब मैं बात नहीं कर सकती थी बिकॉज़ आई हैव माय माउथ वाज़ स्टिच्ड। सो आई वाज़ टॉकिंग टू हिम ओवर द फ़ोन। सो ही सेड, "कैन यू प्लीज़ टेक अ पिक्चर ऑफ योर फेस सो दैट आई कैन सी द स्वेलिंग?" बिकॉज़ ही वाज़ अफ्रेड कि शायद कोई इन्फेक्शन। So I took a picture and he sent me the picture and said, "No, I don't understand this. Please send it with this angle."
So I sent a picture to a specific angle, उसको फिर भी नहीं समझ आया. And then he said, please take me on a Zoom call. So he came on the Zoom call and he saw my face and he said, Para, I doesn't look like an infection. But I think the threshold of pain may be different जो हमने असर्टन नहीं किया. तो मैं तुम्हें दवाई दे रहा, वो तुम दवाई लो, लेकिन तुम अपने जो सिम्टम्स हैं उनको मॉनिटर करें. अगर तुम्हें ज़रा सी भी ड्राउजीनेस होती है, यू इमीडिएटली कम टू बुक्स. बट फॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ और वो मैंने दवाई खा ली. कि तो ये लेवल है, क्योंकि उनके पास मेरा पूरा रिकॉर्ड था. वो ऐसे ही रैंडमली एक सर्जिकल पेशेंट को बोले फ़ोन करके कि जी मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी यहाँ सर्जरी हुई थी. तो उन्होंने बोले हाँ मुझमें तो पेन किलर खा लो. तो वो बड़ा डेंजरस एडवाइस है ना. तो इसके बीच में एक थिन लाइन है. जो अस्पताल ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नंबर 1 वो बहुत एक्सपर्ट और सीनियर डॉक्टर्स को रखते हैं. वो इंटर्न्स को या जो लोग हाउस जॉब कर रहे हैं उनको नहीं. नंबर 2, और वो अगर कंसल्टेशन ऑन कॉल दे रहे हैं तो वो बहुत सिंपल केसेस के अंदर कंसल्टेशन दे रहे हैं. वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या ऐसी सिचुएशन जो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं वो उसके अंदर नहीं दे. अगर इस तरह कर रहे हैं जो भी अस्पताल, दैट विल फॉर अंडर प्रोफेशनल दिस. राइट, ठीक है. अच्छा मैम, एक और सवाल जो जनरली हम देखते हैं वो ये आ जाता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ, जैसे हमने भी थोड़ा सा जिक्र किया कि काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस में तो मीडिया ट्रायल भी स्टार्ट हो जाता है, सारा कुछ जहाँ पे भी मेडिकल नेग्लिजेंस पर से वैसे ही आता है. देयर इज अ लॉट ऑफ पब्लिक परसेप्शन, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अमाउंट पे लोग एक हेल्थ के इस्टेब्लिशमेंट को और या तो ट्रस्ट कर रहे हैं, या तो फिर किसी कोई डॉक्टर, जैसे हमने काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, तो जहाँ जहाँ भी मेडिकल नेग्लिजेंस का पर से केस होता है, इज अ लॉट ऑफ पब्लिक परसेप्शन और पब्लिक स्क्रूटनी अटैच्ड. सो डू यू थिंक डज दैट अफेक्ट केसेस इन एनी वे, या तो फिर ये सिर्फ मीडिया के देवता ही होता है एंड द कमीशन इटसेल्फ इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड and only deals with whatever is before them in terms of facts and evidence? So as far as the commission is concerned, कमीशन को कोई कर नहीं करता इन चीज़ों से. ओके, कमीशन जो है ना, इट्स अ बॉडी ऑफ प्रोफेशनल्स. वो उस केस को मेडिसिन के केस की तरह ही देखता है. मगर इसका असर ट्रायल्स के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर आता है, जो जिनके ऊपर अनफॉर्चुनेटली परसेप्शन का असर होता है, ट्रायल जज के ऊपर होगा. इस किस्म के आर्गूमेंट्स डिफेंस काउंसलर यूज़ करते हैं फॉर कैंसिलेशन ऑफ पे, फॉर सॉरी प्रोसिक्यूशन यूज़ करती है फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल, या कोर्ट का एक माइंड मेकिंग करने की कोशिश करते हैं. तो ऑफ कोर्स मीडिया कोर्ट में किसी भी मैटर के अंदर कोर्ट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करती है. लेकिन जिस भी जगह पे जो लोग सब्जेक्ट नॉलेज रखते हैं उनके ऊपर मीडिया सपोर्ट पे इतना अप्लाई नहीं करती. तो ये देखिए, अक्सर आपने देखा होगा, मैं आई कैन गिव एन एग्जांपल, जिसे वकीलों के अंदर अक्सर ये पाया जाता है ना कि जी वकीलों ने फलाने पे तशद्दुद की. अब जो वकील हैं, अब ये जो हैदराबाद वाला पूरा सिचुएशन है, जो लोग लॉयर्स नहीं हैं उनका उनका नैरेटिव लॉयर्स की नैरेटिव से बहुत कटे. उनका नैरेटिव ये है कि भाई लॉयर्स क्यों इतने जज्बाती हुए हैं ना, इट्स अ वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, लेट द एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड. बट ओनली लॉयर्स नो व्हाट दे वेंट थ्रू. Correct, right? So when they look into a situation, they look it objectively. लेकिन जो बाहर से तो लोग देख रहे थे वो उसको सब्जेक्टिवली देख. हमारे पास कोई केस आएगा, हम उसको इमोशनल तरीके से नहीं देखेंगे, हम उसको फैक्ट्स के द्वारा देखेंगे. वे बेल बनती है, नहीं बनती, नहीं मई. Right. You can't do anything about it. So the commission actually handles the case in a very professional manner. उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि वहाँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे होते हैं, उनको पता होता है ये पॉसिबल नहीं. ये वाली जो बात जिस तरह से ये फेस की जा रही है, जिस तरह से इसको बताया जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं. और जो चीज़ मेडिकली पॉसिबल नहीं है वो उसको पर कभी अग्री नहीं करेंगे, चाहे जितना मीडिया को. आई मीन जो चीज़ आपकी इफेक्ट कर भी सकती है, दैट्स द इमोशनल और द नॉट क्वान्टिफाइबल चीज़ जो आपके सामने टेंजिबली एज रिकॉर्ड एज एविडेंस है, उस पे यू कांट रियली एग्जैक्टली इफेक्ट ऑन द थिंग्स दैट आई थिंक. जो कमीशन एक बहुत अच्छी चीज़ करता है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में देखी हुई है, कमीशन ऑल्सो एम्पैथाइजेस विद द पर्सन हु हैज़ कंप्लेंट. एक वो फोरम ऐसा है जहाँ पे कंप्लेनेंट के बहुत सारे कंसर्न्स को बहुत तरीके से आंसर किया जाता है. जब वो बैठ के समझाते हैं ना कि देखें ये हुआ था, आपके पेशेंट के साथ ये मसला था, इस वजह से ये चीज़ हो गई है, उनका एम्पैथी लेवल बहुत फ़र्क होता है. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कैट के सेक्टर है पाकिस्तान में, इट्स ओवरबर्डन है. हमारे यहाँ फुटफॉल ज़्यादा है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं. और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो 90% पॉपुलेशन की तो अफोर्डेबिलिटी में ही नहीं, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते. आप जो अस्पताल अफोर्ड कर सकते हैं, हमारा लेवल ऑफ केयर डिफरेंट. तो जब आपके पास सेहत या इलाज लग्जरी बन जाएगा
तो फिर आप उसके अंदर ये ना डिफरेंट लेयर्स ऑफ ओपिनियन भी आएंगे, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस भी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव डायबिटीज इन माई कॉफी और मैं उनका वेंटिलेटर फूड प्रेशर दिन जहाँ है 5 मिनट बाद आके नर्स देखती है, पलटती है, सब कुछ करती, तो मेरे लिए तो हफ्ते बड़ा अच्छे. लेकिन अगर मेरा वो शिसारे है जिना अस्पताल के वेंटिलेटर पर जहाँ 3-3 दिन तक नर्स आगे हो पाएगा भी नहीं और बेड सोज हो जाएंगे, तो है तो वो भी चल के एक्सेप्टेड. द पॉइंट इज के कमीशन की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जब वो कंप्लेनेंट को सुनते हैं, पहली हियरिंग कंप्लेनेंट की अकेली होती है, वो उसके साथ बहुत एम्पैथाइज करते हैं, वो लेयर बाय लेयर समझाते हैं या यहाँ क्या मसाइल गए. और वहाँ पे कंप्लेनेंट्स को जो एक रैशनैलिटी की जो ज़रूरत होती है without sensationalizing the issue, वो रैशनैलिटी को कमीशन नहीं मिलती because they're doctors but they're not those doctors. No, yeah. So they explain it in a very better and a very mellow tone so they understand. And then they examine the books and understand the perspective from of your point of view or their point of view. And then they have like a meeting together. और जब वो तीसरी मीटिंग होती है ना तो इमोशन बहुत कम हुआ. तो मैम विद दिस इट्स सेफ टू से दैट जो हमारे जनरल लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं वो यहाँ पे बिकॉज इट्स मोर यू नो सिस्टमैटिक अप्रोच, मतलब जहाँ पे क्योंकि ज़्यादा होती है, इट्स मोर टेक्निकल, तो इसीलिए वो शायद फेल कर जाते हैं. और इस कमीशन का आना भी इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि इट ऑल्सो एड्रेसेस द इमोशनल एलिमेंट एज वेल एज ऑब्वियसली द फैक्ट के उसमें मेडिकल साइंस का भी समझना ज़रूरी है, उसमें एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है, लेकिन द फैक्ट कि जैसे आपने अभी कहा कि इमोशनली भी किसी को सेटिस्फाई करना, सो आई थिंक मेडिकल कमीशन का बोलने का सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट इसी बात पे है. एग्जैक्टली. देखिए एक और भी चीज़ है ना, हमारे यहाँ जैसे क्रिमिनल केसेस के अंदर भी डेथ हो जाती है या कोई वर्ड कॉज होती है, तो हमारी क्रिमिनल कोर्ट्स बहुत हैवीली रिलाई करती हैं मेडिको लीगल एग्जामिनेशन पे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी या मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होगी जिसमें एमएलओ ने एग्जामिन किया होगा और उस एमएलओ ने कॉज ऑफ डेथ और कॉज ऑफ इंजरी बताता है. ठीक है, अब मेडिकल नेग्लिजेंस कॉज ऑफ डेथ नहीं हो सकती अनलेस पोस्टमार्टम के अंदर वो पेट खोले और अंदर से कैंची बढ़ा, ठीक है, सही है. लेकिन अगर कोई मिसडायग्नोसिस हो या कोई गलत दवाई दी है तो कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक हो गया, रेस्पिरेट के फेलियर हो, तो वो तो ये लिखेगा कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक या रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि एमएलओ के पास तो पूरी फाइल नहीं है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी दवाई से एलर्जिक हैं, आपको वो दवाई से एलर्जी हुई है, अनलेस वो एमएलओ पर का दिमाग चले और वो ब्लड सैंपल्स लेके भेजे, वो एक अलग चीज़ है. लेकिन प्राइमरीली जहाँ से हम केस क्लोज आउट करना शुरू कर देते हैं इज बिकॉज आपका जो थ्रेशोल्ड है क्रिमिनल केसेस का वो ये है कि देयर हैज टू बी अ मेडिको लीगल एग्जामिनेशन और अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट. इफ दैट पोस्टमार्टम और द मेडिको लीगल एग्जामिनेशन इज नॉट इन फेवर और इज एब्सेंट, half of the case have gone. या And then the half of the case of basically relying on eyewitnesses कि मैंने ये सुना था, मैंने ये देखा था, डॉक्टर ने ये किया था, डॉक्टर ने को किया था. दैट इज ऑल लेमैन्स नॉलेज, एक आम आदमी की नॉलेज है. वो आम आदमी की नॉलेज कोर्ट के अंदर सब्सटैंशिएट नहीं करती. अक्सर ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत वायलेंट होता है, उनको बात बेखबर के इंजेक्शन लगाए जाते हैं. उस इंजेक्शन लगाने में हो सकता है कोई विंग प्रिक हो जाए, लेकिन फैमिली को तो उनका वायलेंट होना नहीं दिख रहा ना, फैमिली को तो फोर्स दिख रही है कि उनके वक्त तो पकड़ लगा रहा है. अब वो भी एक सैक्चो पांडुवासी के अंदर आ गए. तो द थिंग इज द कमीशन इस किस्म के बहुत सारे कंसर्न्स को आंसर करता है. जब वो एक किस्म के कंसर्न्स को आंसर करता है तो फिर फैमिली भी रैशनली सोचना शुरू करती है कि हाँ वाकई में ये तो था, ये तो इस तरह तो हुआ था, बाइरन तो था, मार भी रहा था अपने आप को, हाथ इसीलिए बांधने पड़े थे, थिंग्स लाइक दैट. देखो एक न्यूट्रल पार्टी है, जब आप सुनते हैं कि भाई वजह मरने की वजह ये नहीं ये, फिर उनको समझ भी आता है क्योंकि एक डिस्ट्रस्ट किया है कि आपने शायद रिपोर्ट मैनिपुलेट कर दी या मैनेज कर दी, लेकिन कमीशन की नॉलेज इसमें. right. So with that, I mean, it's safe to say that this commission is, a step taking in the right direction when it comes to medical related cases, especially negligence जहाँ पे आ जाता है. Ma'am, what other remedies or you think reforms ऐसे आने चाहिए जिससे ये और बेहतर होगा? And also we would like to know a little about the medical legal digest जिसकी आपको ऑथर भी हैं. उसमें do you yourself also give suggestions कि ऐसा करने से बेहतर हो जाएगा या आप बोर्ड को ज़्यादा कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो उसके बारे में we would like to know on it. Commission is most definitely a right step in direction. There is no denial in that.
बट मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कमीशन के अंदर रिफ़ॉर्म भी लाने की ज़रूरत है, और रिफ़ॉर्म इस तरह से कि एक तो एक्सेस नहीं है, ठीक है? और दूसरा डिसेमिनेशन। Not a lot of people know about Sindh Healthcare Commission. Yeah. So, अभी मिन्नर और सिंध के किसी अंदरून इलाके के अंदर है, उसको क्या पता कमीशन कराची के अंदर बना। तो इनको थोड़ा-सा डिसेमिनेट करने की भी ज़रूरत है अपने आप को, अपनी एग्ज़िस्टेंस दिखाने की ज़रूरत है, ग्रास रूट लेवल पे एग्ज़िस्टेंस दिखाने की ज़रूरत है। दूसरा, आई थिंक कमीशन के ऊपर एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़िम्मेदारी है कि वो पब्लिक को अवेयर करें अबाउट पब्लिक हेल्थ, और बेसिक हेल्थ अवेयरनेस जो होती है, लोगों को मालूम होनी चाहिए कि उनके अस्पतालों के अंदर राइट्स क्या हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविज़न है, वो ये कहता है द हेल्थ केयर से एस्टेब्लिशमेंट अपने अपने अस्पताल के अंदर जो है ना, वो पोस्टर्स लगाए लोगों को बताने के। कुछ लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, और कुछ जो लगाते हैं वो इतने ऊपर लगे हुए हैं। किसके पास इतना टाइम है कि वो अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने आया, ओपीडी में वो खड़े होकर वो इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। सो दे हैव टू यूज, देयर आर सो मेनी मीडियम एडवर्टाइज कर सकते हैं आप, अवेयरनेस ड्राइव्स चला सकते हैं, उनों में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, रोडों के ऊपर लोगों को कम्युनिकेट करें, पैम्पलेट बांटें, ये आपका काम। तो डिसेमिनेशन की बहुत ज़रूरत है। तीसरी आई थिंक जो कमीशन की सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है, they must lobby for a specialized law for medical negligence so that this harassment on healthcare sector also stops. Look, not everyone is innocent. Yes, correct. There are also claims जहाँ पे individuals चाह रहे हैं for ऐसा केस कि ऐसा कुछ हो जाए. I mean, I understand healthcare establishments and doctors are sometimes guilty and they do mistreat patients, but most of the time they're also doubted. हाँ, ठीक है. For by people who just want to, extort money from them. ये हरासमेंट रोकने के लिए ना एक स्पेशलाइज्ड लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, जो एक्चुअली एक डेकोरम सेट करे कि अच्छा जी, आपने हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट के पास जाना है, तो आपके पास जैसे हमारे पास है ना कि आप ओम्बड्समैन के पास जाते हैं, तो ओम्बड्समैन आपके पास एक क्राइटेरिया है, ये फॉर्म है, आप इसको भरते हैं, वो ओम्बड्समैन आपको बताता है कि हरासमेंट की है, हरासमेंट नहीं, या एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं, समथिंग उसी तरह से मिलता दे हैज़ टू बी अ स्पेशलाइज्ड लेजिस्लेशन। एंड आई थिंक ये कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसको लॉबी करें, वो बताएं स्टेक होल्डर्स को कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो एक्सप्लॉइटेशन है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर दोनों तरफ से, पेशेंट्स की तरफ से भी और हेल्थ केयर एस्टेब्लिशिंग की तरफ से भी, इसको रोकने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि जो एक्चुअल अग्रीव पार्टीज हैं और ज़्यादा एग्री पार्ट में, उन तक जो है वो जस्टिस पहुँचे। सेकंड जो आपने मुझसे सवाल पूछा, मेडिको लीगल डाइजेस्ट, एक्चुअली मेडिको लीगल डाइजेस्ट इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ माई मेंटोर मोनालिया खान, और जब मैंने उनका ऑफिस ज्वाइन किया था तो वो इसके ऊपर काम कर रही थी। एंड मुझे बहुत शौक था रिसर्च करने का, और ये जो मेडिको लीगल साइंस है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, मेडिकल जूरिस को ही। तो मैंने अपना एक इंटरेस्ट शो किया, उन्होंने कहा सर इसको ऐसे करिए जरा, ऐसे करें, तो उन्होंने कहा कि चलो इसको, ये लाइक माई सजेशन। सो बेसिकली इट इज़ द फर्स्ट डाइजेशन इन पाकिस्तान, वी डोंट हैव अ बुक लाइक दिस। सो व्हाट वी हैव डन इन दिस बुक इज वी पिक्ड अप अ टर्म, हमने एक टर्म ली, फॉर एग्जाम्पल हमने टर्म लिया अब्रेशन। अब्रेशन इज अ मेडिको लीगल टर्म विच मीन्स रगड़ से जो चोट लगती, तो जब आपके स्किन के ऊपर रबर से चोट लग सकती है, वो कट नहीं लगता, तो उसको अब्रेजन कहते हैं। अब अब्रेजन के लॉ में क्या सिग्निफिकेंस, उसके केस लॉ, उसकी मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस क्या है। डस अब्रेजन मीन्स कि ब्लड सर्पनिंग है, डस अब्रेजन मीन्स किसी को घसीट के चोट पड़ी है, तो उसके मेडिकल लीगल सर्कमस्टांसेस या उसके सिग्निफिकेंस क्या होगी। उसके ऊपर इंडियन केसेस भी हैं, पाकिस्तानी केसेस भी हैं, और हमने दुनिया भर के जितने मेडिकल टॉपिक जितनी मेडिकल डिक्शनरीज में अब्रेजन को डिफाइन किया है, और उसके जो स्टेप्स बताए हुए हैं कि किस तरह से होगा, कलर डिस्कलरेशन की किस तरह से होगी, ऑल ऑफ दैट हमने वो सारा कंसोलिडेट कर लिया। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ अ जज इज राइटिंग अ जजमेंट and he reads the word abrasion and he doesn't know what abrasion means, so he can just open this dictionary, digest, and he can actually get an encyclopedia of the entire history from where this word came, what is the leading law on this, what does Moody say about it, what does Parekh say about it, what are the leading medical journal in USA are saying about it, and then he will understand, oh, this is what abrasion is. So this is basically a tool for lawyers and for judges for actually knowing to everything in one ears to understand the medical terminologies, which might be very tricky for us to understand because they are not general words. Bruce,
वी माइट यूज़ इट इन अ नॉर्मल वे, लाइक अगर आप कहें तो ब्रूजिंग हो गई है, मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस ब्रूज की बहुत फ़र्क है। ब्रूज कैन नेवर बी अ शार्प एज इंजरी, इट विल ऑलवेज बी अ ब्लंट वेपन इंजरी बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ एन ब्रेक। सो विद अस हमारे साथ ऐसा है कि हमें टर्म्स पता है लेकिन प्रॉपर्ली उनको लीगली शायद डिफाइन करना नहीं सीखते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप होका पीते हैं, होका इज नॉट लाटे, राइट? इट इज पफी, बट यू यूज का, राइट? सो यू नो द राइट वर्ड्स ऑफ अच्छा आपको कॉफी पीनी है, विच काइंड, विच फ्लेवर, या सो इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस। सो हम, और आपको पता है ना कानून के अंदर अल्फाज बड़े मायने रखते हैं। आप गोइंग टू लव्स कहीं भी नहीं इस्तेमाल करते, हर अल्फाज की, हर लफ्ज की एक अपनी सिस्टम, इसका चाय की वासियत है। तो मेडिकल लीगल डाइजेस्ट इज बेसिकली अ हैंडबुक। इफ यू डोंट नो, इफ यू हैव नेवर स्टडीड मेडिकल jurisprudence and you are reading something, let's say you are reading a postmortem report और postmortem में ये हर कंफ्यूजन है बॉडी के ऊपर, हमें 4 कंफ्यूजन बने हैं, and what is the confusion? You can just open this and they will give you the definition, the criteria, the types, everything, and the case was as well. Case का significance क्या है? So this is what medical legal digest is. So I think with on this note, we'll be ending this session here. And anyone who wants to practice medical negligence or litigation in that regard, they definitely should have this medical legal digest co-authored by Miss Farah Khan Yusufzai. And with that, thank you so much, ma'am, for coming here. We're really honored to have this session with you. And I hope कि इस सेशन से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचे, दे करेक्टली नो कि क्या फोरम है, क्या उनके पास गाइडलाइंस है, क्या उनके पास रेमेडीज़ है जिनसे वो अपने क्लेम्स सैटिस्फाई कर सकते हैं। थैंक यू।